नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, कल बड़े फैसले का दिन है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी सभी को इंतजार है कि कल सुप्रीम कोर्ट से देश की राजनीति को कौन सी दिशा मिलने वाली है। क्या कल के फैसले के बाद राहुल गांधी इस मानसून सत्र में संसद के भीतर नजर आएंगे या फिर 6 साल तक चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे? क्या इन दोनों के अलावा कुछ और भी संभावनाएं राजनीति के लिए बनेंगी? ऐसे तमाम सवालों के जवाब तब मिल जाएंगे जब मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। कोर्ट के फैसले से देश में कैसा सियासी हंगामा होगा या हलचल मचेगी, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज संसद का दिन बहुत ही हंगामेदार रहा। लोकसभा में तो सांसदों के मनाने के बाद अध्यक्ष महोदय ओम बिरला साहब सदन में पहुंच गए। आज दिल्ली सेवा बिल पर भी चर्चा हुई और अभी जब ये चर्चा हम करने की शुरुआत कर रहे हैं तो ये बिल लोकसभा से पास हो चुका है और इस बिल का दोनों सदनों से पास होना अब तय माना जा रहा है। लोकसभा से पास होने के बाद अब कहा जा रहा है कि राज्यसभा में भी कोई अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि बीजेपी अब दोनों जगह बहुमत में है, या कहें तो एनडीए दोनों जगह बहुमत में है। लेकिन आज चर्चा के दौरान जिस तरह अमित शाह ने अपनी सरकार के फैसले को सही बताने के लिए नेहरू जी का नाम लिया, वो आश्चर्यजनक है। बीजेपी वैसे तो नेहरू जी को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, मगर जब बात अपनी सरकार के बचाव की आई तो अमित शाह ने नेहरू जी को ढाल बनाने में भी संकोच नहीं किया। हालांकि इसमें भी एक तरह से उन्होंने नेहरू जी की आलोचना ही की। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विरोध जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी किया था। आप जानते ही हैं कि नेहरू जी ने तो बहुत सारी बातें कही थीं। धर्म को राजनीति से दूर रखने और हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़वाने की राजनीति से भी नेहरू जी सहमत नहीं थे। तो क्या अमित शाह उनकी बात मानेंगे? जाहिर है कि नहीं मानेंगे। लेकिन अभी परेशानी आई तो नेहरू जी का नाम का सहारा भी बीजेपी को ठीक लगा। खैर, बीजेपी की इस राजनीति से अब देश वाकिफ हो चुका है, यहां कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा हुई तो इधर राज्यसभा में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखी बहस हुई। आइए पहले उस बहस को सुन लेते हैं, क्या कुछ चल रहा है, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए जरा। मैं जब हमेशा मुझे आप उठाते हैं तो 2 सेकंड में फिर बिठाते हैं, तो ये बड़ा मेरे लिए बार बार ऐसा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब एक सभी मिलके वाया मीडिया एक रास्ता निकालने के लिए आपने कहा है, और दूसरे हमारे पार्टी के, इंडिया पार्टी के जितने भी प्लीज so honorable members, let us not get into hair splitting assessment of a situation. The substance I understood. पार्टी Please go के ahead, नेताओं ने ये only प्रपोजल leader दिया of the है opposition will hold the floor. और Nothing will go record. सब मेरा Nothing other than LOP will go record. Go ahead, sir. मेरा एक ही निवेदन है कि 176 नोटिस भी उसी दिन दिए और 267 भी उसी दिन दिए जब क्या मिलता है। और आपने ये भी कल ही विनंती की, आप जरा गुस्से में थे शायद, आपको Sir, I am a married man for more than 45 years. मैं कभी गुस्सा नहीं करता सर, ट्रस्ट मी। नहीं साहब, कभी गुस्सा नहीं करता। मैंने चंद लोग And Mr. Chidambaram, a very distinguished senior advocate, will know, as senior advocates, we have no right to show our anger, at least to the authority. You are an authority, sir. गुस्सा नहीं करता। इसको इसको मॉडिफाई कर दो सर थोड़ा। नहीं, गुस्सा नहीं करता, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। हाँ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। नहीं, आप गुस्सा नहीं करते, दिखाते नहीं, लेकिन बराबर अंदर से करते हो।
तो ये गुस्सा नहीं करते की बात चल रही है। ज़रा इसके आगे का पार्ट जो है धनखड़ साहब का वो भी सुना दीजिए, वो भी देख लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसके बाद कुछ जो जवाब उन्होंने दिया है वो भी देखना सुनना ज़रूरी है। दरअसल सभापति महोदय धनखड़ साहब ने यहाँ पे बात हो रही थी, ज़रा उस बाइट को भी सामने लाएंगे। सभापति महोदय जो हैं वो कह रहे थे, पहली बात तो उन्होंने यही कही कि 45 साल हो गए, 40 साल, 4 दशक से ज़्यादा का समय हो गया, शादीशुदा हूँ इसलिए गुस्सा नहीं करता हूँ। दूसरी बात यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप यहाँ क्यों नहीं ला रहे हैं, आप उनका बचाव कर रहे हैं। तो इस पर जगदीप धनखड़ साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपनी वैश्विक पहचान है और वो इसलिए उनका बचाव मैं नहीं कर रहा हूँ। वो उनकी ऐसी बड़ी पहचान है, दुनिया भर के लोग जानते हैं, संसद में, अमेरिका की संसद में उनको बुलाया जाता है। ये तमाम बातें यहाँ रख रहे थे जगदीप धनखड़ साहब। तो उपराष्ट्रपति भी हैं और यहाँ सभापति के नाते बैठे हुए हैं जगदीप धनखड़ साहब, और गुस्सा से लेकर के तमाम बातें यहाँ कह रहे हैं। खैर, आइए जरा गुस्सा और हंसी मजाक की बात से अलग निकले हैं तो, और देश की बात अगर करें तो देश अभी अशांत है। धार्मिक ध्रुवीकरण का जो माहौल बना हुआ है उसको आप देख रहे हैं, और उसमें संसद में हंसी मजाक के साथ साथ गंभीर चर्चा भी जरूरी है। वैसे भी अब हिंसा और दंगे के बूते चुनाव जीतना मुश्किल है, आसान नहीं है। अब 2002 वाला वक्त नहीं रहा दोस्तों कि दंगों और हत्याओं के बावजूद गुजरात की अस्मिता को मुद्दा बना करके चुनाव जीता जा सके। दरअसल सोशल मीडिया ने 20 वर्षों के इस खेल के नियम को बदल दिया है। भड़काने वाला एक वीडियो अगर सामने आ जाता है तो उसके जवाब में सद्भाव वाले 10 वीडियो आ जाते हैं, और बाकी कुछ नहीं रहा तो फैक्ट चेक तो है ही ना। फैक्ट चेकर्स बैठे हुए हैं, फैक्ट चेक करके आपके सामने रख देते हैं। लोगों की जुबान को बंद करवाया जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया की आवाज को खामोश करवाना अब मुश्किल हो गया है। और अब तो राहुल गांधी ने लोगों को बोलना और निडर होकर आगे बढ़ने का मंत्र भी सिखा ही दिया है। डरो मत का नारा आप जानते हैं राहुल गांधी का। कल संसद में राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में यही तो कहा है कि वो चाहते हैं, माफ करें, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने हलफनामे में यही तो कहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि इस सज़ा पर रोक लगे, लेकिन उसके साथ साथ इसलिए रोक लगे क्योंकि सांसद का जो दर्जा उनका है वो फिर से हासिल वो कर सकें, लेकिन इसके लिए वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है। ये बात यहाँ क्यों ला रहा हूँ, आपको बता दूं कि सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की जो सज़ा सुनाई थी उसे गुजरात हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था, जिसके बाद राहुल गांधी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। इस पर सुनवाई भी होगी। इससे पहले राहुल गांधी पर मुकदमा दायर करने वाले पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर करके अपना पक्ष रखा था। पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी को अहंकारी और आपराधिक पृष्ठभूमि का भी बतलाया है। पूर्णेश मोदी ने अपने हलफनामे में जो कहा है उसके मुताबिक कहा है कि जब ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई तो उनके चेहरे पर अहंकार था, पछतावा नहीं था। अब राहुल गांधी ने फिर वही तेवर दिखाए हैं कि अपनी बात पर टिके रहना अगर अहंकार है तो यही सही। राहुल का जो ये अहंकार शायद बीजेपी पर भारी पड़ जाएगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल जो फैसला आएगा उसमें राहुल के लिए दोनों तरफ से जीत के आसार बन रहे हैं। फैसला अगर पक्ष में आए यानी सजा खारिज हो जाए तो राहुल फिर से संसद पहुंचेंगे, और अगर सजा बरकरार रही तो फिर राहुल गांधी का फैसला जनता की अदालत में होगा। और बीजेपी से अच्छा इसको कौन समझ सकता है कि हिंदुस्तान की जनता भावनाओं में बहकर किस तरह फैसले लेती है। 9 साल से तो वही देख रहे हैं हम। बीजेपी ने इन भावनाओं का खूब फायदा उठाया है, अब बारी कांग्रेस की है। वैसे राहुल गांधी केवल भावनाओं के भरोसे नहीं है दोस्तों, वो बाकायदा कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस महीने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू हो सकती है, और इससे पहले राहुल गांधी अलग अलग राज्य के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर जमीनी हालात का जायजा ले रहे हैं। कल रात को राहुल गांधी अचानक गोवा पहुंच गए थे। वैसे ये निजी यात्रा बताई जा रही है, लेकिन राहुल की इस यात्रा की खबर कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर आ गई और गोवा एयरपोर्ट के बाहर लोगों का हुजूम था जो भारत जोड़ो के नारे लगा रहे थे वहां पर। तो जाहिर है कि इस दौरे से राजनीतिक मतलब भी साधे जा रहे होंगे।
राहुल गांधी ने कल कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं के साथ भी एक गहन चिंतन बैठक की और इसमें एक गंभीर सलाह भी उन्होंने दी है कि राज्य सरकार को केवल उसी मीडिया को विज्ञापन देना चाहिए जो कांग्रेस के लिए अनुकूल हो। माना जा रहा है कि राहुल की सलाह मुख्यधारा मीडिया के खिलाफ है जो कांग्रेस की लंबे समय से मुखालफत कर रहे हैं। कांग्रेस ही नहीं बल्कि देश के खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं। देश में बढ़ती खाई, दो धर्मों के बीच की खाई को बढ़ा रहे हैं। उसको पाटने की कोशिश नहीं बल्कि उसके बीच दूरियां बढ़ा रहे हैं। ऐसे मीडिया से राहुल गांधी का मतलब रहा होगा, क्योंकि इस मीडिया पर बीजेपी का अघोषित कब्जा है। यानी राहुल गांधी हर तरह से जमीनी सच्चाई से वाकिफ हैं और उसी के मुताबिक रणनीति बना रहे हैं। तो दोस्तों, आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या राहुल की रणनीति से जीतेगा इंडिया। अभी इंडिया की बात आई और आपने देखा कि कैसे हो हंगामा शुरू हो गया। अभी सुन रहे थे आप, इंडिया अलायंस ने जैसे ही कहा धनखड़ साहब के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उधर से शोरगुल शुरू हो गया। और आज तो लोकसभा में मीनाक्षी लेखी मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, विदेश मंत्रालय का प्रभार है उनके पास। उन्होंने जो कहा है आपने सुन लिया होगा। उन्होंने कहा चुप हो जाइए वरना ईडी आ जाएगा आपके घर पे। मजाक में ही सही, जब टोका आसंदी से टोका गया तब उन्होंने कहा मजाक कर रही हूं। क्या ये मजाक है या धमकी है, ये समझने की जरूरत, बताने की जरूरत यहां नहीं, आप सब समझते हैं। तो आइए जरा समझें कि राहुल ने जो शुरू की है नई लड़ाई, वो लड़ाई क्या है। उसमें जीते तब भी और हारे तब भी बाजी राहुल के पक्ष में है या नहीं है। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक लंबे अंतराल के बाद जेपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं। जेपी सिंह साहब, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत करता हूँ। प्रशांत टंडन जी हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। और समझने की कोशिश हम कर रहे हैं जो कुछ दिन भर में हुआ उसकी एक वानगी, एक रूपरेखा आप तक हम पहुंचा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सीधा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। क्या कुछ देख रहे हैं कल को देखा जाए तो, और आज जो कुछ हो रहा था वो तो रोज होता है। कितनी बात करें, कितना कम करें, किस पे बात करें, किस पे ना करें। मणिपुर और हरियाणा की चर्चा तो हम खूब कर ही चुके हैं, लेकिन कल जो कुछ होने वाला है उसको लेकर के राजनीति किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। कल राजीव जी कोई फैसले की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब पहले मांग लिए थे और सबके जवाब आ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट को मौका मिल गया उनके जवाबों को देखने का, पहली बात। दूसरी बात कि इस केस की एक जर्नी है, ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट आया है। तो जो आर्गुमेंट्स हैं बहुत सारे दोनों पक्षों के, वो दर्ज हो चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत उसमें समय देने की का स्कोप कम है, क्योंकि उसके पास बहुत कुछ पहले से है। दूसरी बात की देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सवाल हैं वो क्या हैं। पहली बात कि जो पूर्णेश मोदी हैं उनका क्या लोकस स्टैंडाई बनता है, यानी वो क्या वो इस काबिल हैं कि वो शिकायतकर्ता बन पाए, क्योंकि राहुल गांधी ने पूर्णेश मोदी का नाम नहीं लिया। क्या मोदी समाज अपने आप में एक समाज है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोदी सरनेम, जो ये केस जिस नाम से जाना जाता है, मोदी सरनेम डिफेमेशन केस, क्या मोदी सरनेम मुसलमानों में भी होता है? 7 बार के 8 बार के राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन जिनकी हत्या हो गई थी, सैयद मोदी, वो मुसलमान थे, उनका सरनेम मोदी था जी। हमने पीलू मोदी को देखा है, वो पारसी थे। तमाम सारे मोदी मारवाड़ी और बढ़िया होते हैं। तो बहुत सारे मोदी सरनेम में बड़ी विविधता है। तो ऐसा एक सामाजिक समूह नहीं है जो उस सेक्शन के दायरे में आता हूँ। दूसरी बात कि
जब से आईपीसी बना है 1858 से राजीव जी, एक भी बार किसी को भी 2 साल की मैक्सिमम सजा नहीं मिली है। और 2 साल की मैक्सिमम सजा एक कोइंसिडेंस है, एक ये संयोग है कि 2 साल की ही सजा मिनिमम जो है वो होती है, जबकि लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता जाए। तो क्या ये संयोग था कि 2 साल की सजा दी गई कि उनकी मेंबरशिप चली जाए? मैं इंटेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, संयोग, क्या ये संयोग था? तो ये सुप्रीम कोर्ट को ये चीजें देखनी है। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट को देखनी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है राजीव जी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आगे आने वाले केसेस की नजीर होगा। तो ये एक परिपाटी बन जाएगी। और एक आखिरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, फिर मैं अगले राउंड में अपनी बात रखूंगा, कि जो लोअर कोर्ट ने किया, अब आप इस केस की जर्नी को देखिए। 2019 में कोल्हार में भाषण, उसके बाद वो मुकदमा आता है पुर्णेश मोदी का, उसके बाद साहब वो मुकदमा ठंडे बस्ते में चला जाता है, हाई कोर्ट से स्टे हो जाता है। उसके बाद राहुल गांधी अडानी के खिलाफ एक फोटो ले जाकर राफेल पे लंबा भाषण देते हैं लोकसभा में, और तुरंत उसके कुछ ही दिन बाद वो स्टे को वकेट कराया जाता है, मुकदमे को रिवाइव किया जाता है। यानी राहुल गांधी के संसद सदस्यता का या उनकी पॉलिटिकल स्टेचर का कानून के रास्ते से एक हस्तक्षेप हुआ है। तो क्या न्यायपालिका भारत के डेमोक्रेसी के प्रोसेस में हस्तक्षेप करेगी इस ढंग से? ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। आप राजनीतिक रूप से करें, आपने स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ा के राहुल गांधी को हरा दिया, वो एक राजनीतिक लड़ाई है। मुकदमों में फंसाकर अगर आप राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से निष्क्रिय करना चाहते हैं, ये पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरफेरेंस है, हस्तक्षेप है। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट यहां तक जाएगा राजीव जी। सुप्रीम कोर्ट यहां तक जाएगा या नहीं जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। प्रशांत टंडन जी को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट यहां तक नहीं जाएगा, ये एक नज़ीर बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो राहुल गांधी के इस केस पे, मोदी सरनेम केस पर, डिफामेशन केस पर आएगा। और लेकिन उससे पहले क्या कुछ हो सकता है, कोर्ट में क्या कुछ हो सकता है और कोर्ट के बाहर क्या कुछ हो सकता है। जेपी सिंह साहब, आपके पास आना चाहता हूं, किस ढंग से आप देखते हैं, जरा कानूनी पक्ष को समझाने की कोशिश कीजिए। कानून के आप जानकार हैं, उस हिसाब से भी क्या कुछ हो सकता है। अभी तक के सूरत सीजेएम के पास से लेकर के डिस्ट्रिक्ट जज से होते हुए आप देखिए, हाई कोर्ट होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में है केस। और राहुल गांधी ने यहां कल साफ साफ कहा है, पहली बात उन्होंने कही है, जो लड़ाई शुरू, जो हम लिख भी रहे हैं कि राहुल ने शुरू की नई लड़ाई, उन्होंने साफ कह दिया माफी नहीं मांगूंगा। ये बात लिख करके राहुल गांधी ने दे दी है। सबसे बड़ी बात इस केस में है कि सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में राहुल गांधी ने भी ये कह दिया है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। दूसरी तरफ जो कैविएट दायर करने वाले पुर्णेश मोदी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जब सजा सुनाई जा रही थी तो इनका चेहरा ऐसा था, हाव भाव ऐसा था, जिससे साफ लग रहा था कि ये आदमी अहंकारी है, ये आदमी पहले से ऐसे मसलों पे कई बार ऐसे केसेस इसके ऊपर दर्ज हो चुके हैं। ऐसी बहुत सारी बातें उसमें लिखी गई हैं, 8 पन्ने का वो है, हलफनामा है। लेकिन राहुल गांधी जो बात यहां रख रहे हैं कि माफी नहीं मांगूंगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट यहां तक आता है, अगर कह रहा हूं कि नहीं आप माफी मांग लीजिए, तो फिर क्या देखते हैं आप? और क्या यहां अगर वाली बात तक आता है केस या नहीं आता है? जरा आपका नजरिया। देखिए सर, ये सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये सजा के स्टे का मामला है। ये सजा की मेरिट पर सुनवाई नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट में, और सजा की मेरिट पर भी सुनवाई का जो प्रशांत टंडन जी ने बताया कि उनके यहां से जो है सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला, ये पक्ष जाए या वो पक्ष जाए, जिसके पक्ष में फैसला हो या जिसके विपक्ष में फैसला हो। तो इसलिए केवल स्टे का मामला है कि उनकी सजा को स्टे किया जाए या नहीं किया जाए। और राहुल गांधी का जिस तरह पुर्णेश मोदी ने
कहा है कि अहंकार दिखाई पड़ रहा था, तो स्वाभिमान जो है ना वो भी बहुत लोगों को अहंकार लगता है। तो स्वाभिमान से, और दूसरी बात जब आप ये अच्छी तरह से जान रहे हो कि आपको सजा पॉलिटिकली सुनाई जा रही है, आपको सजा जो है वो क्या कहते हैं मेरिट पे नहीं सुनाई जा रही, सबसे पहले कंप्लेंट केस, पुलिस केस भी नहीं। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जो अभी एफिडेविट दिया है, तो ये तो सब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी एक समुदाय का नाम नहीं है, और उसको पहले प्रशांत जी ने क्लियर कर दिया कि पीलू मोदी थे से लेके तमाम पारसी और तमाम लोग जो है मोदी टाइटल लिखते हैं, मारवाड़ी भी मोदी टाइटल लिखते हैं, तो ये समुदाय नहीं है। अब पूर्णेश मोदी की तो लोकल स्टैंडाई ही नहीं है मुकदमा करने की। वो तो जिन्होंने सुना, उन्होंने उस कोर्ट में जो पहले पीठासीन अधिकारी थे, उन्होंने यही जब प्रश्न उठाया था तो उन्होंने जाके हाई कोर्ट से स्टे करा दिया था। और जब भी जो परिस्थितियां बनी, उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे तब वैकेट कराया जब हाई कोर्ट में भी फंडामेंटलिस्ट जज आके बैठ गए, और उसके अलावा जो आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे वो भी फंडामेंटलिस्ट है। तो उस समय इन्होंने वैकेट कराया ताकि जो है क्या कहते हैं मतलब इसका जो है पॉलिटिकल जो है मतलब क्या कहते हैं रिपरकशन हो। तो सवाल इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला मेरिट पर आएगा तब इसकी मेरिट पर डिसाइड होगा कि ये जो है ये मेरिट पर है कि नहीं। अभी जो प्रथम दृष्टया है, तो चूंकि मोदी सरनेम किसी समुदाय का नहीं है, इसलिए जिनको उन्होंने कहा उनके अलावा बाकी किसी को ये अधिकार ही नहीं है कि मोदी के नाम पर ये मुकदमा कायम करे। पहले भी देखिए, जब तक प्रज्ञा ठाकुर और पुरोहित नहीं पकड़े गए थे कर्नल पुरोहित मालेगांव में, तब एक नैरेटिव चला रखा था संघ ने कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन जो आतंकवादी हैं वो मुसलमान ही क्यों हैं। लेकिन जब प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित पकड़े गए जब मालेगांव कांड में, उसके बाद ये नैरेटिव बंद हो गया है। अब सवाल है कि राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि ये कानूनी प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है। क्यों कि जब लोकल सिस्टम आई ही नहीं है किसी मोदी की मुकदमा कर रही थी, तो फिर ये मुकदमा सुना भी गया, फैसला भी दिया गया, और उसको जो है जब उस सजा स्टे करने की बात है, हालांकि नीचे के कोर्ट ने स्टे कर दिया सजा देने के बाद कि आप जा सकते हैं ऊपर के कोर्ट में, लेकिन ऊपर के कोर्ट ने उसको स्टे नहीं दिया, खारिज करते रहे। अभी आया है मामला यहां पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस समय दो धाराएं चल रही हैं। एक धारा चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में संविधान और कानून के शासन की धारा चल रही है, और दूसरी धारा अभी भी जस्टिस बोबड़े रंजन गोगोई के कार्यकाल के जो कुछ जज ऐसे हैं जो राष्ट्रवाद हित मोड में जो है फैसला देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ईडी का कार्यकाल जब बढ़ाया गया तो राष्ट्रहित मोड में जो है बढ़ाने की उन्होंने अनुमति दी। अरे जब आप एक और कह रहे हैं कि अवैध है बढ़ाना, तो फिर राष्ट्रहित क्या है? कोई अवैध चीज को राष्ट्रहित में करेंगे क्या? अगर लोकसभा का चुनाव होता है और खुदा न खास्ता मोदी सरकार हार जाती है, और उस समय अमेरिका जर्मनी से किसी जो है स्ट्रेटेजिक समझौते की बात चल रही, तो क्या आप कहेंगे 3 महीने बाद नई सरकार गठित होगी? क्योंकि स्ट्रेटेजिक बात चल रही है इसलिए सरकार जो है 3 महीने तक और रहेगी। क्या ऐसा कह सकते हैं? अवैध है तो अवैध है। आपने जिस दिन से कह दिया कि अवैध है, जब से उनकी नियुक्ति अवैध है तब से अवैध है। आपने उस अवैध के दौरान जो सब काम कर रहे हैं उसको आप वैध कैसे करेंगे जब आप खुद कह रहे हैं कि उनका जो है वो नियुक्ति इस तारीख से अवैध है? इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि कल राहुल गांधी के मामले में स्टे मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। राहुल गांधी का जो मामला है, जो केस है, उस केस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए भी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कल ही उसकी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुनवाई से पहले हलफनामा दोनों पक्षों ने दायर कर दिया है। सबसे पहले कैविएट दायर करने वाले पूर्णेश मोदी ने 31 जुलाई को हलफनामा पेश किया, और उसके बाद कल 2 अगस्त को राहुल गांधी की तरफ से हलफनामा पेश किया गया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि पूर्णेश मोदी, और सबसे बड़ी बात उन्होंने वही कही है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, लेकिन मेरा संसद पहुंचना ज़रूरी है। और अगर यहाँ पर संसद राहुल गांधी नहीं पहुँचते, प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूँ कि अगर राहुल गांधी को यहाँ सज़ा जो है उस पर स्टे नहीं मिलता है, और अगर स्टे मिल भी जाता है, दोनों में मिलता है तब भी, नहीं मिलता है तब भी, राजनीति में क्या फर्क आप देखते हैं? अनम्यूट कर लीजिए। राजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण समय है न्याय के भी हिसाब से और लोकतंत्र के भी हिसाब से। भारतीय राजनीति के
भूत भविष्य के भी हिसाब से। और ये महत्वपूर्ण क्षण कई कारणों से है। एक तो राहुल गांधी ने घोषणा की है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये अपने आप में एक लकीर है। अब ये बड़ी लकीर है, छोटी लकीर है, इस पर अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन एक लकीर है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो इसका मतलब है कि एक सत्य का पक्ष वो लेकर चल रहे हैं, जिसके हिसाब से उन्हें लगता है कि इसके नतीजे चाहे जो हों, अदालती फैसले तो जो कानूनी प्रक्रिया होती है, संविधान प्रदत्त जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सत्य का पक्ष अपनी जगह होता है और अदालत के फैसले उसके साथ में अलाइन नहीं होते हैं। ऐसा कई बार होता है, अन्यथा भगत सिंह को फांसी थोड़े होती, फिर तो नहीं होनी चाहिए थी भगत सिंह को फांसी। तो हम कानून का क्या फैसला होता है वो एक तरफ है, सही और गलत भी एक तरफ है। मुझे तब भी अफसोस होगा जबकि राहुल गांधी को एक दिन की सजा दे दी जाए, 2 साल से घटा करके एक दिन की सजा दे दी जाए और वो संसद में चले जाएं, तब भी मुझे अफसोस होगा अगर मैं सत्य और असत्य की बात कर रहा हूं तब। हाँ, इस बात से राजनीतिक लोग संतुष्ट हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं कि राहुल गांधी अब संसद में जाएंगे, 2 साल के लिए सजा उनकी मुलतवी हो गई, 8 साल तक राजनीति से बाहर नहीं रहेंगे, ये उनकी जीत है या हार है, ये सारा उसका परिणाम लोग सोच सकते हैं। राजनीतिक परिणाम भी उसके हिसाब से कांग्रेस के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में हो सकता है, लेकिन सत्य का जो पक्ष है कि क्या आने वाले समय में कोई नेता निर्भीक होकर के इस लोकतंत्र में बात कर सकेगा कि नहीं। अगर एक दिन की भी सजा होगी तो इसका मतलब है कि उस पर चोट है, इसका मतलब है कि अब नेता बात नहीं कर सकता, उसको सोचना पड़ेगा कि किस व्यक्ति की जाति क्या है, समुदाय क्या है, उसके हिसाब से बात करनी होगी। और ये तो बहुत गजब की चीज है कि जिस व्यक्ति का अपमान हुआ ही नहीं, जो मोदी सरनेम मामले में सिर्फ इसलिए कि उसका नाम मोदी है, पूर्णेश मोदी आ गए शिकायतकर्ता बन करके, और राहुल गांधी के का पूरा भाषण जो है राजनीतिक भाषण है, किसी से उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। इसके वो एक राजनीतिक बात कहना चाहते हैं कि गुजरात के कुछ लोग जिनका एक समान टाइटल है, वो एक समान टाइटल वाले प्रधानमंत्री जी से मिलते जुलते हैं, उनको ऐसा फायदा क्यों मिल रहा है। ये एक ऐसी बात है जो अगर हम कह नहीं सकते तो फिर किस डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। इसलिए मेरे लिए राजीव जी इस फैसले का यही महत्व है कि राहुल गांधी बरी होते हैं या नहीं सजा से, इस बीच में कोई रास्ता नहीं है, या तो बरी होंगे या तो कन्विक्ट होंगे। अगर बीच में भी कोई रास्ता निकलता है कि एक दिन की सजा मिल जाए तो माफी तो वो मांगेंगे नहीं, उन्होंने तय कर दिया है, तो मैं उस लाइन के साथ अपने आप को जोड़ कर रखता हूं कि सजा भुगत ले राहुल गांधी, लेकिन माफी नहीं मांगे, क्योंकि हर बार ये जरूरी नहीं है कि अदालती जो पक्ष है वही सत्य के साथ खड़ा हो। जी 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 बिल्कुल, अदालती पक्ष। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ, सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी के सामने नहीं, बल्कि चुनौती जो है सबसे बड़ी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। यहाँ आना चाहता हूँ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। कैसे देख रहे हैं आप वही सवाल? कल इस पर बहुत सारी बातें, बहुत कुछ पर्दा हट जाएगा। कल शाम को जब हम चर्चा करेंगे, हो सकता है सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लें जज साहब, 2 जजों की पीठ है, और हो सकता है कि कल ही फैसला आ जाए, जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि चूंकि ऑलरेडी हलफनामा दोनों पक्ष से आ चुका है और इसमें थोड़ी सी बातचीत के बाद में फैसला सुना दिया जाए कि ये जो अर्जी है उसे खारिज की जाती है या इसको राहुल गांधी के पक्ष में इसको दिया जाता है फैसला। जो भी हो, दोनों हिसाब से आपका नजरिया कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी की राजनीति को कैसे देखते हैं? देश की राजनीति में आज की तारीख में बहुत कुछ हो रहा है, मणिपुर से लेकर के हरियाणा तक हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। संसद में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक अहंकार भी दिखाई देता है सत्ता पक्ष का। और क्या इसके बाद राहुल गांधी को सजा अगर होती है तब, और नहीं इस अर्जी पे को सुप्रीम कोर्ट, सजा तो हो चुकी है लेकिन राहुल गांधी ने स्टे के लिए यहां अपील की है,
तो क्या अगर स्टे मिल जाता है तब भी और नहीं मिलता है तब भी, कैसे देखते हैं, किस दिशा में जाते हुए इस देश की राजनीति को आप देखते हैं? इस पूरे प्रकरण के दो पहलू मैं देखता हूं। एक पहलू तो इसका कानूनी पहलू है, जहां राहुल गांधी ने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं, दुर्भावनापूर्वक ये मामला बनाया गया क्योंकि मैंने जिस व्यक्ति को आरोप लगाया उसके बारे में कुछ कहा नहीं। राहुल गांधी ने अपने आप माफी न मांगने के कारण जो उन्हें अहंकारी बताया, इस पर भी कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए किसी को माफी मांगने के लिए मजबूर करना न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है। इस तरफ भी उन्होंने ध्यान दिलाया कि अगर माफी मांगने के लिए मुझे मजबूर किया जाता तो ये भी न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है, लेकिन माफी तो मैं मांगूंगा नहीं, क्योंकि ये असाधारण मामला है कि किस तरह एक राजनीतिज्ञ को एक छोटी सी बात का, मामूली बात की बड़ी कीमत चुकाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो राहुल गांधी अपनी जगह स्पष्ट है, उन्होंने साफ कहा है कि मैंने किसी की मानहानि नहीं की और मैं माफी नहीं मांगूंगा, और अहंकारी होने का सवाल नहीं है, क्योंकि राहुल के तीनों वकीलों ने कहा है कि मोदी कोई जाति नहीं है जिस पर कि आक्षेप लगाया जा सके। जाति शब्द मेरे ख्याल से शायद उचित है या नहीं है, कानूनी भाषा वाले बताएंगे, लेकिन बात अपनी जगह सही। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बेचैनी इस मामले में सत्तारूढ़ पार्टी को हो रही होगी, खास करके प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी के आला कमान को, कि अगर राहुल गांधी को स्टे नहीं मिलता है तो उनकी मुसीबतें ज्यादा बढ़ेगी। मुसीबतें राहुल गांधी के नहीं बढ़ने वाली है, और अगर राहुल गांधी को स्टे मिल जाता है, उन्हें सजा से स्टे मिल जाता है, स्थगन मिल जाता है, तो भी राहुल गांधी की जीत है। यानी दोनों तरफ विन विन सिचुएशन राहुल गांधी की है, कांग्रेस की है, और यही बात बीजेपी को बेचैन कर रही है। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में सीजीआई ने बहुत ही चतुराई से दो न्यायमूर्तियों के बेंच पे वो नहीं है, वो अलग हैं, और शायद भी इस मामले में पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा लगता है कि जो कुछ भी होगा न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा, उसमें बीजेपी की चुनौतियां बढ़ने वाली है, और राहुल गांधी माफी नहीं मांगने के अपने अंदाज के कारण लंबे समय तक याद किए जाएंगे, राजनीति में भी याद किए जाएंगे, और राहुल गांधी के मामले में स्टे मिलना या न मिलना ये केवल कांग्रेस या भाजपा का या भारत का मामला नहीं है। पूरी दुनिया के लोग जो लोकतंत्र की बातें करते हैं इसे देख रहे होंगे कि इसमें क्या, इस मामले का क्या अंजाम होता है और भारत में क्या होता है। अब पूर्णेश मोदी ने जो भी तर्क दिए हैं, उनके तर्कों में कितनी हलफनामे में कितनी बात है, वो कह रहे कि असाधारण श्रेणी में नहीं रख सकते। उन्होंने ट्रायल कोर्ट में सजा सुनाई थी तो राहुल गांधी के चेहरे पर पश्चाताप या पछतावा नहीं था, अहंकार था। तो ये तो ऐसी बात है कि किसी को अहंकार, ये कौन सा फार्मूला पूर्णेश मोदी के पास है कि भाई राहुल गांधी के चेहरे पे अहंकार था या स्वाभिमान था या माफी नहीं मांगने की कोई जिद थी, ये पूर्णेश मोदी कैसे तय कर सकते हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जो भी फैसला हो सुप्रीम कोर्ट का, इसमें राहुल गांधी का कद लगातार बढ़ता जाएगा, और बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ेगी, कांग्रेस या राहुल गांधी के लिए चुनौतियां नहीं बढ़ेंगी, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी, पूरी चुनौतियां जो हैं बीजेपी के लिए बढ़ने वाली। लेकिन राहुल गांधी ने पहले जो हलफनामा दायर किया है जिसमें यह कहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, बात यहीं से आती है, माफी नहीं मांगना। राहुल गांधी कई लोगों को और खासकर सावरकर के बारे में कहते रहे हैं, माफी वीर के नाम से जाने जाते हैं सावरकर साहब, उस हिसाब से भी। तो यहाँ राजनीति की एक नई दिशा, एक नई धारा हम देखने वाले हैं। कल जो भी हो, फैसला राहुल के पक्ष में आए या विपक्ष में आए, देश की राजनीति की को एक नई दिशा यहाँ राहुल गांधी देते हुए दिखाई देते हैं क्या?
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके फैसला क्या आ रहा है, सुनवाई में क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, इन सब से इतर अगर एक इंसान जो कन्विक्टेड है निचले लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, और वो कह रहा है कि भाई साहब आप सुन लीजिए लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा, एक अलग राजनीति दिखाई देती है। दीपक जी, इस पे चर्चा नहीं हो रही, आने वाले समय में जरूर अच्छी चर्चा होगी। कानून के जानकार हमारे साथ बैठे हुए हैं, जेपी सिंह साहब अच्छे से समझते हैं और अभी बता भी रहे थे कि आतंकवादियों को लेकर के क्या कहा जाता था और वहां से लेकर के अभी तक की परिस्थितियां क्या कुछ बनी हैं। लेकिन एक नई दिशा देते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हम लोग देखते थे, सुनते आए हैं, इतिहास के पन्नों में पढ़ते आए हैं, शहीद आजम से लेकर के और तमाम कई हमारे जो देश की आज़ादी में कुर्बान होने वाले लोगों की कहानी हम लोग सुनते रहे हैं। लेकिन यहाँ एक नई दिशा, नई धारा, लोग तो चुपचाप माफ़ी मांग के निकल लेते हैं आगे और अपनी राजनीति के सितारे को चमकाते रहते हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? राजू जी देखिए, मैं राहुल गांधी का जो ये मामला है इसको कुछ 3 बड़े नामों से जोड़ता हूँ, जिसके आपने इशारा भी किया, और ये मैं उनकी तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम 3 मामले ऐसे हैं जिसमें एक महात्मा गांधी पर चला केस था, दूसरा बाल गंगाधर तिलक पर चला केस था और तीसरा भगत सिंह पे था। सिर्फ ये डिफरेंस है कि इन तीनों ने माफी नहीं मांगी थी, जबकि उनके पास भी अवसर भी था, या अवसर नहीं था तो उसको क्रिएट कर सकते थे। और इस चीज की प्रशंसा तो अंग्रेज अधिकारियों ने भी की थी। और आपको याद होगा कि गांधी को जिस समय सजा सुनाई गई थी, 6 साल की जब सजा सुनाई गई, तो उस समय कहा गया, देखिए इसी मामले में बाल गंगाधर तिलक महाराज को भी हमने सजा सुनाई थी, तो गांधी ने कहा था कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप मेरी तुलना तिलक जी से कर रहे हैं। इसके बाद में जज ने कहा कि मुझे खुशी होगी अगर आपकी सजा ऊपरी अदालत में जाकर रद्द कर दी जाती है। तो ये केवल एक शब्द का अंतर था, माफी मांगना या ना मांगना। उन तीनों के सामने अवसर थे, क्योंकि उन तीनों लोगों ने भी माफी नहीं मांगी थी, इसलिए आज जो है इनका नाम जो है, इन तीनों का नाम महानतम व्यक्तित्व में लिया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को ये एहसास तो जरूर होगा कि वो एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं कि अगर वो माफी मांग लेंगे तो कहां चले जाएंगे, इतिहास के कहां कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे, और माफी नहीं मांगेंगे तो किस ऊंचाई पर अपने आप को ले जाएंगे, इसका एहसास निश्चित रूप से उन्हें होगा। तो मुझे लगता है कि माफी न मांगने वाली जो बात है, ये कह के हलफनामा देकर उन्होंने जो है उस तरफ कदम तो बढ़ा ही दिया है कि अपने आप को उन्होंने एक तरह से सबसे बड़ा व्यक्तित्व वर्तमान दौर का, उन्होंने उम्र में चाहे छोटे हों, उनसे बड़े उम्र के बहुत सारे नेता इस समय हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा कद पा लिया है। फैसला आने के पहले पहले उन्होंने बहुत बड़ा कद पा लिया है। तो आप सोचिए कि क्या होने जा रहा है कल को। मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि मैं कोई कानून का बहुत जानकार नहीं हूं और मैं LLB कर भी नहीं पाया था, कोशिश जरूर की थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कल का जो फैसला सुनाएंगे जज, तो शायद कानून की किताबों को बंद करके सुनाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए उन्हें किसी तरीके की धाराओं को पढ़ने की या रिफर करने की जरूरत होगी। वो 2 चीज देखेंगे कि इस मुद्दे का, इस मामले का, ये जो मोदी ने जो दायर किया है इसके राहुल गांधी के खिलाफ, उसका प्रयोजन क्या है। नंबर 2, वो ये भी जानेंगे जज साहब जब सुनाएंगे फैसला कि अगर इनको राहुल को सजा दे दी जाती है तो इसका रिपरकशन क्या होगा। देश के अंदर लोकतंत्र की जो स्थिति है और राहुल गांधी जिस प्रकार से लड़ रहे हैं लोकतंत्र के लिए और जनहित में लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोर्ट उसको इग्नोर करेगा। मैंने जो 3 नाम बताए, चाहे गांधी, तिलक और भगत सिंह के, वो एक विदेशी ताकत थी, वो विदेशी कोर्ट थे, विदेशी मजिस्ट्रेट थे। लेकिन ये जो जजेज हैं जी, ये जो जजेज हैं ये तो भारतीय हैं। इन्हें पता है कि 58 साल 60 साल के बाद हमें रिटायर होने के बाद इसी समाज में जाना है, तो वो अपने लिए ऐसा समाज कतई नहीं चुनना चाहेंगे कि जहां पर इस तरीके की अराजकता हो कि शायद वो अपना रिटायरमेंट का जो जीवन है अच्छे से भी न बिता सके। इस चीज को, तमाम परिस्थितियों को वो भी देख रहे हैं, वो भी अखबार पढ़ रहे हैं, वो टीवी भी देख रहे हैं, वो दुनिया में क्या हो रहा है ये सब जान रहे हैं वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन 2 चीजों का ख्याल रखकर वो करेंगे। तीसरी बात कि राहुल गांधी, देखिए हम लोग सब डिबेट कर रहे हैं, इस समय बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भी होगी, तमाम बड़े नेताओं में भी होगी, कांग्रेस के लोगों में भी होगी कि कल क्या फैसला आएगा। मैं 1977 में ले जाना चाहता हूं, जिस समय जनता पार्टी जीत चुकी थी और यह फैसला होना था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा।
तमाम तरह की लॉबिंग हो रही थी, समाजवादी भी लॉबिंग कर रहे थे, अलग अलग लोग लॉबिंग कर रहे थे कि किसको बनाया जाए, क्या बनाया जाए। और उस समय एक ऐसा व्यक्ति था, वो थे मोरारजी देसाई। वो सबसे निश्चिंत होकर सोए हुए थे। जब उनकी उम्र 100 साल होने लगी तब मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था और मैंने पूछा था कि उस समय इतनी हलचल हो रही थी, हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा 1977 का, मतलब जनता पार्टी का, लेकिन आप कहीं भी नहीं थे। तो उन्होंने बताया कि देखिए, मैं बहुत समय से गांधी जी के साथ काम करने के बाद मैं एक तरह से स्थित प्रज्ञ हो गया हूं, मुझे कोई मतलब नहीं था। मैं उस रात भी ठीक 10 बजे अपने सोने का जो मेरा वक्त था, मैं चला गया था। मुझे उस समय लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं 10 बजे सो गया था। तो मैंने कहा, आपको नींद कैसे आई? आपको नींद कैसे आई कि अगले सुबह आप प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरी किस्मत में प्रधानमंत्री बनना होगा तो मैं कल सुबह शपथ लूंगा या प्रधानमंत्री के नाम की मेरी घोषणा होगी, और मुझे नहीं बनना होगा तो मैं नहीं बनूंगा। ये मैंने उनका बहुत बड़ा इंटरव्यू किया था जब वो 100 साल की उनकी उम्र हो गई थी, काफी वो बुजुर्ग हो चुके थे, बड़ी मुश्किल से बोल पाते थे, बड़ी मुश्किल से चल पाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लंबे समय के बाद हम एक ऐसे व्यक्तित्व को देख रहे हैं जिसने बहुत कम उम्र में स्थित प्रज्ञता जो है वो हासिल कर ली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अकेला निश्चिंत व्यक्ति इस हिंदुस्तान में इस वक्त कोई है आज की शाम, तो शायद राहुल गांधी खुद होंगे। बाकी सब लोग बेचैन है, हम बेचैन है, आप बेचैन है, तो बीजेपी वाले बेचैन है, सारा भारत बेचैन है कि कल क्या होगा। जजेस भी शायद बेचैन होंगे कि क्या फैसला देना है कल, क्या नहीं देना है। हो सकता है कि नए सिरे से सब इन चीजों को सोच रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वो राहुल गांधी वो भारत के लोकतंत्र के लिए, और इस बात को हर किसी को ख्याल में रखना पड़ेगा राजीव जी। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि एक ऐसा फैसला आएगा, मैं क्या फैसला होगा मैं नहीं जानता, लेकिन एक ऐसा फैसला आएगा जो लोकतंत्र के पक्ष में होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम लोकतंत्र को ही बचाना है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। राजीव जी 2 जजों की बेंच है। एक हैं गवई साहब, आप जानते हैं, जिन्होंने कहा कि इस जो केस उनके हवाले हुआ तो उन्होंने साफ साफ दोनों पक्षों को कहा कि मेरे पिताजी कांग्रेस के समर्थन से जीते थे चुनाव और मेरे भाई ऑलरेडी कांग्रेस के मेंबर हैं। और दूसरे जज जो हैं वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं, प्रशांत मिश्रा जी। तो दोनों जज की पीठ है और दोनों जजों की पीठ कल इस पर क्या सुनवाई करती है, क्या फैसला सुनाती है, ये इम्पॉर्टेंट है और उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। और साथ साथ क्या राहुल गांधी ने साफ साफ हलफनामे में ये लिखकर कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, एक नई लड़ाई, एक नई दिशा में छेड़ दी है, ये यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों हम। और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद, कल के बाद देश की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है। राहुल गांधी अगर जीतते हैं तब क्या कुछ होगा, हारते हैं तब क्या कुछ होगा, और जीत और हार के बीच बेचैनी क्या सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की है? क्या बेचैन दोनों पक्षों में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी होगी? एक वीडियो बनाया हूं आज दिन में ही, आप अगर आपको फुर्सत होगा तो फुर्सत मिले तो ज़रूर देखिएगा इसी पे। खैर, हमारी राय के नाम से कल भी आप लोगों ने देखा होगा, आज भी एक वीडियो इसी मसले पे बनाया हूं, ज़रूर देखिएगा, यहाँ पर लिंक डाल दूंगा। लेकिन दूसरी बात यहाँ है कि राहुल गांधी की सज़ा की बात जो हम कर रहे हैं वो बात कौन सी थी? देखिए ये सामने आ भी गया है, ये लिंक है सामने, लेकिन खैर बात कौन सी थी ज़रा देख लेते हैं, फिर अमलेंदु जी के पास आता हूँ। और हमारे साथ जेपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं और अभी कह रहे थे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कि हम LLB में नहीं कर पाया, कह रहे थे वो। LLB करें ना करें, लेकिन कानून, पत्रकार तो इतने जानकार हो ही जाते हैं कानून के कि थोड़ी बहुत बातें अपनी रख पाएँ जो कुछ चल रहा है। प्रशांत टंडन जी को देखिए, लंबा अनुभव है सुप्रीम कोर्ट का वहाँ रिपोर्टिंग करने की, और जेपी सिंह साहब तो खुद कानून के जानकार भी हैं, पत्रकार भी हैं, तो हमारे तमाम साथी और आप भी हैं। पहले देखते हैं राहुल गांधी ने कोलार में, उस कोलार को स्पेशली हम लोग गए थे, प्रशांत टंडन जी और हम जब गए थे चुनाव के समय, कोलार स्पेशली गए थे कि कम से कम उस धरती को प्रणाम करके तो आएँ जहाँ पे जो आज पूरी दुनिया में बहुत नाम कमा रही है वो जगह, राहुल गांधी के नाम से ही सही। कोलार का नाम हम लोग जब पढ़ाई करते थे तब सुने थे कि वहाँ गोल्ड फील्ड है और पूरी दुनिया को सबसे बेहतरीन सोना वो जगह पहुँचाती है, और भारत को सोने की चिड़िया उसी ने बनाया।
लेकिन एक दूसरा मसला यहाँ आया कि राहुल गांधी ने वहाँ पॉलिटिकल भाषण दिया और वो भाषण जो है वो नागवार गुजरा कहीं दूर गुजरात में बैठे हुए पूर्णेश मोदी को, और पूर्णेश मोदी जी अब यहाँ पहुँच गए हैं दिल्ली हलफनामा लेकर के। कहानी वहाँ से ऐसे ट्रायंगल बना रही है। लेकिन चलते हैं पहले कोलार और वहाँ देखते हैं राहुल गांधी कह क्या रहे थे। उसके बाद फिर आते हैं अमलेंदु उपाध्याय जी के पास। अमलेंदु जी से समझते हैं कि इसके क्या पहलू हैं। राहुल गांधी ने जो लड़ाई शुरू की है, छेड़ी है, उस लड़ाई के तह तक जाने की कोशिश करते हैं और आप सबसे समझेंगे कि यह लड़ाई कहां तक जाएगी। 2024 से पहले विपक्षी दल जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं, ये 26 दलों का गठबंधन, ये जान लीजिए दोस्तों कि राहुल गांधी के कारण बना है। और एक बात और ये जानिए कि ये नाम इंडिया दिया हुआ राहुल गांधी का है। तो ये दो बातें यहां महत्वपूर्ण हैं। लेकिन पहले सुनते हैं राहुल गांधी को, सुनिए जरा। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। चलिए, यहीं से मामला जो है वो किसी और को नागवार, ये भाषण किसी और को परेशान करने वाला नजर आया और उसके बाद वो कहानी यहां तक पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट तक। कैसी लड़ाई ये छेड़ी है राहुल गांधी ने, बताइए अमलेंदु उपाध्याय जी। एक तो राजीव जी, ये लड़ाई मुझे लगता है राहुल गांधी ने छेड़ी नहीं है, लेकिन अंजाम तक जरूर पहुंचाई है। कोलार की खाने जो सोना उगलती है राजीव जी, उन्होंने हीरा उगला है आपकी बात। तो कोलार की खानों से हीरा जो निकला है वो कल के बाद इस देश की राजनीति जो हर तरीके से बदली हुई नजर आएगी। फैसला चाहे कुछ भी आए, भारतीय जनता पार्टी राजीव जी हर तरीके से हार चुकी है। राहुल गांधी की सजा बरकरार रहती है तो भी भारतीय जनता पार्टी हारी हुई है, और सजा निरस्त हो जाती है तो भी भारतीय जनता पार्टी हारी हुई है। क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि माफी नहीं मांगूंगा। तो माफी नहीं मांगूंगा कहने का मतलब क्या है कि अगर सजा बरकरार रहती है तो ठीक है भाई, मैंने चोरों को चोर कहा था, इसके लिए मैं तैयार हूं सजा भुगतने के लिए। तो चोरों को चोर कहा था, अगर चोरों को चोर कहना अपराध है तो माफी मांगने की सजा भुगतने को तैयार हूं, सजा भुगतेंगे राहुल गांधी। और अगर माफ हो जाती है सजा तो इसका मतलब चोरों को चोर कहना अपराध नहीं है। फिर जो राहुल गांधी ने कहा कि कौन कौन चोर है, इसका मतलब वो सब चोर समझे जाएंगे। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी किन चोरों की लड़ाई लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, ये देखने का मसला है राजीव जी, कि राहुल गांधी ने किनको चोर कहा, भारतीय जनता पार्टी उनको चोर ना कहा जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। राहुल गांधी ने पूर्णेश मोदी का तो नाम लिया ही नहीं, लेकिन अगर पूर्णेश मोदी अपनों को उनमें गिन रहे हैं जो राहुल गांधी ने बाद में कहा कि और न जाने कितने निकलेंगे, तो हो सकता है कि पूर्णेश मोदी कहे कि भाई मैं भी इसमें शामिल हूं। इन्होंने कहा कि और ना जाने कितने निकलेंगे, तो लेकिन पूर्णेश मोदी का नाम तो लिया नहीं राहुल गांधी ने। तो ये कुल मिला के लड़ाई जिस तरीके से राजीव जी पहुंची है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक, उससे अब जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर राहुल गांधी को सजा होती है, बरकरार रहती है सजा, तो उसके बाद फिर नारे जो लगेंगे वो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत परेशान करने वाले होंगे। फिर है वो अपने को चोर नहीं लिखेगा। ये दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ये दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो कुल मिला के राजनीति मोड़ पे है और भारतीय जनता पार्टी को ना उगलते बन रहा है ना निकलते बन रहा है। उन्होंने सोचा नहीं था कि ये मामला जो है इस हद तक आगे बढ़ जाएगा और राहुल गांधी जो है इतनी मजबूती के साथ टिके रहेंगे कि माफी नहीं मांगूंगा। सोचा ये था कि जैसे केजरीवाल ने जाकर के माफी मांग ली तमाम मुकदमों में, अरुण जेटली से यानी किससे, राहुल गांधी भी मांग लेंगे कि वो चलो ठीक है पॉलिटिकल बातें थी, निकल गई, मुंह से निकल गई कुल मिला करके। लेकिन राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को ऐसी जगह पर लाके पटका है राजीव जी कि वहां उसके लिए पानी मांगने के लिए भी जगह नहीं बची है। तो कुल मिलाकर के चाहे फैसला कुछ भी आए, हारी हुई भारतीय जनता पार्टी ही है। अब उसको स्वीकार कर पाती है कि नहीं कर पाती है, ये बात का अलग है। हालांकि कोई भी हारा हुआ व्यक्ति होता है तो वो सबसे ज्यादा मूंछों पे ताव देता है, बहुत जबरदस्त तरीके से ताव देता है कि भाई मैं तो नहीं हारा हूं, और हारा हूं तो आप आपकी से मार के देखो, आप किसी को मारी है फिर कहता आपकी से मार के देखना। तो ये वही स्थिति जो है जो देहात की होती है, तो वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की
कि एक तरीके से होने के लिए जा रही है। अब जहां तक सवाल ये साहब कह दिया कि सारे मोदी, अरे भाई तो अमित शाह के लिए भी आप कोई कह देगा कुछ जा करेंगे तो उसके भी चले जाओगे। अब नसीरुद्दीन शाह भी शायद थोड़ी है, दोनों अलग अलग है। तो इसी तरीके से नरेंद्र मोदी और पीलू मोदी और सैयद मोदी और ललित मोदी सब अलग अलग है, तो सारे मोदी कैसे हो जाएंगे? तो अब ये तो शायद कानूनी मसला, मुझे लगता है कि कल जो भी बात होगी वो कानून की दृष्टि से ही, कानून की दृष्टि क्या कहती है, तो कानून की दृष्टि से अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तो राहुल गांधी की सजा हर हाल में पूरी तरीके से माफ होगी। और अगर कानून की दृष्टि से बात नहीं हो रही तो फिर जैसे फैसले होते हैं वो फैसले आएंगे, फिर देखा जाएगा। अगर राजनीतिक फैसला आता है तो फिर उसमें राजनीतिक चर्चाएं होंगी, लेकिन कानूनी दृष्टि से अगर फैसला आता है तो राहुल गांधी की कल सजा जो है पूरी तरीके से माफ होगी। कोई जो है सजा घटाने और ये बात नहीं होगी कि साहब 5 दिन की कम कर दो, कि 2 महीने की कम कर दो, कि 2 साल की कम कर दो, कुछ नहीं होगा। क्योंकि राहुल गांधी ने जो अब जो शर्त लगा दी राजनीति की माफी नहीं मांगूंगा, तो सजा कम किस आधार पर होगी? भाई जब आप मानने को तैयार ही नहीं है कि आप माफी मांगने को तैयार ही नहीं, आप अड़े हुए कि नहीं मैंने जो कहा वो सही है, तो अब यहाँ माफी कम होने का सवाल नहीं है कि सजा कम होती है कि नहीं होती है। अब तो ये है कि सजा बहाल रहती है या नहीं होती है या माफ होती है। अब फैसला ही है, तो मुझे लगता है फैसला यही आएगा कि राहुल गांधी की सजा जो है वो माफ होती है। उस मुकदमे में कोई दम नहीं है, और अगर जो शिकायत करता है वो बाद राजनीति बहुत जबरदस्त तरीके से मोड़ लेने वाली है। देखना ये होगा कि कल के बाद इस दिन आगे क्या लगना शुरू होते हैं राजनीति। जी बिल्कुल, कल के बाद राजनीति। प्रशांत टंडन जी, जरा कल के बाद की राजनीति जरा समझें। फैसला जो भी जिस भी पक्ष में आए, लेकिन राहुल गांधी का ये लाइन लिखना कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, हलफनामा दायर करना सुप्रीम कोर्ट में, यहां से राजनीति को बदलते हुए आप देख रहे हैं देश की राजनीति। राजीव जी देखिए, ये लाइन कह के राहुल गांधी ने अपनी पॉलिटिकल पोजीशन बहुत क्लियर कर दी है। कानून के सामने इसका कोई खास मतलब नहीं है, और ना ही पूर्णेश मोदी के बात का मतलब है कि राहुल गांधी अहंकारी थे। अहंकार का कोई इंडियन पिनल कोड में सेक्शन नहीं है अहंकार को डील करने के लिए। तो सवाल ये है, दूसरी चीज ये कि देखिए राहुल गांधी की राजनीति अब जहां पे है वहां पे अब इस कोर्ट के फैसले से बहुत अंतर पड़ने वाला नहीं है, केवल राजनीति के तौर तरीकों में अंतर पड़ेगा। मान लीजिए कि आज राहुल गांधी की बात छोड़िए, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनके ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं है, वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो बाहर बैठे हुए हैं। तो पीठासीन अधिकारी जिस तरीके से फैसले कर रहे हैं, उनके बाद राहुल गांधी वो मेंबर हो या ना हो, ये केवल एक डेकोरेटिव स्टेटस है। एक फर्क जरूर होगा कि वो 2024 के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो सकते हैं अगर ये फैसला बरकरार रहता है, जिसकी मुझे बहुत कम उम्मीद है। दूसरा कि देखिए इसके इम्प्लीकेशन से वो क्या होंगे। अभी प्रेम कुमार जी कह रहे थे, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा तो भारत के संविधान में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आर्टिकल 19(1)(a) का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कोई राजनेता, कोई पत्रकार, कोई व्यक्ति किसी को कुछ कह ही नहीं सकता, कोई आरोप ही नहीं लगा सकता। और ये जो डिफेमेशन का कानून है, पहले भी बता चुका हूँ, ये कानून तो सामंती लोग लेकर आए थे इंग्लैंड में कि उनकी आलोचना ना हो। उस कानून को कई देशों ने उठा के फेंक दिया है। अमेरिका में एक ऐसा कोई कानून ही नहीं है क्रिमिनल डिफेमेशन का। तो जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति की राजीव जी एक दिशा तय करेगा कि अगर मान लीजिए कि फैसला राहुल गांधी के पक्ष में नहीं आता तो भारत जोड़ो यात्रा है, और जो राहुल गांधी ऑलरेडी कर रहे हैं वो और ज़्यादा शिद्दत से करेंगे। और दूसरा कि अगर फैसला आता है तो इमीडिएटली उसका जो इम्पैक्ट होगा कि वो नरेंद्र मोदी का परसेप्शन एकदम नीचे जाएगा, क्योंकि मोदी से, और ये भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में होगा। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में होगा। तो 8 तारीख को जब बहस होगी उसमें राहुल गांधी संसद में मौजूद रहेंगे,
और उनकी मौजूदगी और उनका भाषण, दोनों चीजें मोदी साहब के लिए पॉलिटिकली बहुत नुकसानदायक होंगी। और वैसे भी मोदी साहब किसी भी लड़ाई को राजनीतिक रूप से लड़ने का जो मादा है उनके अंदर या उनकी शैली है, वो राजनीतिक रूप से लड़ते नहीं है लड़ाई। वो पीछे से, दाएं से, बाएं से, सामने नहीं बोलेंगे, रैली में जाके बोल देंगे या कुछ नहीं बोलेंगे, वो ईडी को लगा देंगे, सीबीआई को लगा देंगे। और हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि संजय कुमार मिश्रा का 45 दिन का एक्सटेंशन भी लिया गया है, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है अगर राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आता है। लेकिन जो भी हो, अगर कल सुप्रीम कोर्ट उनकी सदस्यता बहाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी लोकसभा की मेंबरशिप बहाल होती है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो लेवल है और उसकी जो बहस का जो इम्पैक्ट है भारत की राजनीति में, वो दुगना बढ़ जाएगा। राजीव जी बिल्कुल। राहुल गांधी अगर लौट कर आते हैं संसद में आएंगे तब जब राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आएगा। और अगर लौट के आते हैं, जो प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि लौट के आते हैं, तो 8-9 तारीख को जो बहस होनी है अविश्वास प्रस्ताव पर, उसका जो दायरा है वो काफ़ी कई गुना बढ़ जाएगा और वो उसका लेवल बढ़ जाएगा कई गुना। आना चाहता हूँ प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, कैसे देखते देश, मतलब राजनीति को जरा समझना चाहता हूँ आपके ज़रिए कि राहुल गांधी की सज़ा बरकरार रहे तब भी, न रहे तब भी, लेकिन राहुल गांधी ने एक दिशा दी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लगातार राहुल गांधी वो सारे काम उस ढंग से कर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं एक दिशा दिखाई देती है। लोगों के बीच जाना, लोगों से जुड़ना, लोगों से मिलना, लोगों के दुख तकलीफ़ उसमें भागीदार बनना। और कुछ ऐसी तस्वीरें भी, कुछ ऐसी खबरें भी आई जिसमें लोगों के दुख का हरण करना। अब एक महिला के आंख का ऑपरेशन करवाया उन्होंने, ये हमने देखा, सामने की घटना है अभी पिछले दिनों हरियाणा की। ऐसी चीज़ें एक राजनीति की दिशा, और ऐसे में जो नई लड़ाई छेड़ करके कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। और इसलिए भी यहाँ इम्पॉर्टेंट है प्रेम कुमार जी, क्योंकि वो लगातार सावरकर पर हमला करते रहे माफ़ी के नाम पर। भला राहुल गांधी खुद कैसे माफ़ी मांगेंगे? और जब यानी कि उन्होंने अपने चाहने वालों को, अपने फॉलोअर्स को, यूथ कांग्रेस को, एनएसयूआई को, इन सब को उन्होंने एक डायरेक्शन दे दिया है कि डरो मत और माफ़ी मत मांगो। यानी एक दिशा कांग्रेस ने पा ली है, और उस दिशा में अगर कांग्रेस आगे बढ़ रही है तो देश की राजनीति में फिर क्या दिशा आप देख रहे हैं, जहां पर पिछले कई साल से हम देख रहे हैं कि झूठ फरेब की ही राजनीति हो रही है। तो एक वैकल्पिक राजनीति हम यहाँ देख रहे हैं क्या? इस देश को एक दूसरी राजनीति की धारा यहाँ हम देख रहे हैं जो मिल गई है। राजीव जी, मुझे लगता है कि एक ऐसे दौर में जब राजनीति सिद्धांत से तौबा कर रही है, आदर्शवाद से दूर हो रही है, तो उसको कहीं ना कहीं राहुल गांधी सिद्धांत और आदर्श से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उसका जो खामियाजा है सिस्टम का, उस खामियाजा को भुगतने के लिए वो तैयार है। उदाहरण के लिए भाई, अंग्रेजों के ज़माने में महात्मा गांधी आंदोलन करते थे, तो ये जानते हुए भी कि उनको जेल भेजा जाएगा, वो कानून तोड़ते थे। तो वो क्योंकि वो समाज के लिए जरूरी मानते थे उस विरोध प्रदर्शन को, चाहे उस कानूनी रूप से उसका खामियाजा उनको भुगतना क्यों ना पड़े। हम आजाद भारत में ऐसी कल्पना करना छोड़ चुके हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अदालत हमेशा स्वतंत्र भारत के नागरिकों के अनुकूल ही खड़ी होगी, इसलिए हम ऐसी कल्पना छोड़ चुके हैं। लेकिन हम एक ऐसे दौर में हैं जब अदालतों के लगातार फैसले अब उस सोच से हमें अलग करते हैं कि हर फैसला आम नागरिक के हक में ही होगा। तब एक बार फिर से वो आवाज, फिर से वो अंदाज जो महात्मा गांधी की सियासत में था, आज राहुल गांधी की सियासत में आया है। इस लड़ाई को लड़ने में देखिए, राहुल गांधी ने जब भाषण दिया होगा तब उन्होंने इतनी दूर तक बात नहीं सोची होगी कि बात इतनी दूर तक जाएगी। लेकिन जब बात उस तरीके से बढ़ी है तो उसके बाद राहुल गांधी का क्रमशः जो स्टैंड होता गया है
उसने इस उनके कहे हुए वक्तव्य को, उनके वक्तव्य के परिणामों को, उनकी राजनीति की दिशा को वो और मुखर बनाता चला गया है। तो इसमें उनके अपने खतरे भी हैं, जेल जाने का खतरा है, राजनीति के खराब होने का खतरा है, जो परंपरागत राजनीति है। लेकिन परंपरागत राजनीति से ऊपर हट करके राहुल गांधी राजनीति करते दिख रहे हैं। और इसमें हम ये सुनते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था जब अमलेंदु जी उपाध्याय जी कह रहे थे कि अदालत उनको माफ कर देगी। ये शब्द, मैं अमलेंदु जी से मेरी शिकायत नहीं है, ये शब्द कि अदालत उनको माफ कर देगी। अरे सजा, गलती हुई नहीं तो माफ क्या कर देगी? जब माफी हम मांगते नहीं तो माफ क्या कर देगी? तो माफी की कोई बात नहीं। हमने गलत किया ही नहीं तो माफी का सवाल नहीं है। अगर अदालत की नजर में वो गलती है तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते कि हम गलत हैं। वही मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए तो इसलिए वो क्या मानते थे कि वो दोषी थे, उनको फांसी हो जाना चाहिए, ये मानते थे क्या? उन्होंने कहा कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और इसमें कानून जो करता है उसको करने दीजिए जो काम, लेकिन हम जो कर रहे हैं ये देश को बताएगा, संदेश देगा कि वो सही है। तो राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि किसी भी मोदी जो नाम से जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना और इसके लिए सरकार का खड़े हो जाना, किसी न्यायालय का भी उसके पक्ष में अगर वो खड़ा दिखता है फाइनली, तो क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाला गलत है? कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की टेंडेंसी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्या कोई देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलेगा? भ्रष्ट लोग अमीरों के खिलाफ, हम लोग तो आमतौर पर बोलते हैं कि भाई बिना भ्रष्टाचार के कोई अमीर होता ही नहीं, ऐसे भी बोलते। फिर तो ये भी अमीर भी एक जाति हो जाएगी, कुछ अमीर आएंगे कि हम लोग अमीर कहलाते हैं, ये इसने कैसे कहा, ये भी हो सकता है। तो हम हाइपोथेटिकल पर फिर भी नहीं जाना चाहते, लेकिन इस जो सियासत राहुल गांधी ने शुरू की है, ये सियासत आम सियासत नहीं है। लंबे अरसे के बाद ये सियासत दिखी है। अब ये हार भी जाते हैं अदालत में, तब भी राहुल गांधी की सियासत जीत रही होगी, क्योंकि सजा भुगतना अपराध कबूलना नहीं है। एक भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की लड़ाई लड़ना और उसका परिणाम अगर सजा भुगतना है तो इसका मतलब पूरा कानून बदलने की जरूरत है, संविधान बदलने की जरूरत है। इस तरीके से सोच आगे बढ़ेगी कि हम किस युग में जी रहे हैं। मानहानि, हमारी मानहानि हो गई। अरे हमारी मानहानि हो गई तो हमारा कुछ नुकसान हुआ होगा, हम उसमें पेनल्टी भी डालते हैं कि हमारी इतने अमाउंट की मानहानि हुई है। यहाँ तो 1 रुपए की भी मानहानि नहीं दिखाई गई है और ये कहा जा रहा माफी मांगो या फिर राजनीति छोड़ दो। ये है, माफी मांगो या राजनीति छोड़ दो। ये लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी कि माफी हम नहीं मांगेंगे लेकिन राजनीति भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि संसदीय राजनीति ही राजनीति नहीं है, ये एक नई लकीर है। संसद में पहुंचना ही राजनीति नहीं है। ये लड़ाई तो वो शुरू कर चुके हैं इस मुकदमा के शुरू होने से पहले, भारत जोड़ो यात्रा कि आम जो राजनीति है उससे हट करके भारत जोड़ो यात्रा संसद पहुंचने की यात्रा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा संसद नहीं भी जाने दोगे तब भी हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये बात कबूल नहीं है कि या तो माफी मांग लो और नहीं तो राजनीति से अलग हो जाओ, जेल चले जाओ। तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, राजनीति छोड़ने के लिए, राजनीति संसदीय राजनीति से अलग होने के लिए तैयार हैं, लेकिन माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। ये लड़ाई आने वाले समय में नेताओं का मार्गदर्शन करेगी, राजनीति का मार्गदर्शन करेगी। जो हम में गलतियां हैं, हमारे सिस्टम में गलतियां हैं, हमारे सोचने के तरीके में गलतियां हैं, या इस सिस्टम का जो नाजायज फायदा उठा रहे हैं जो सत्ता में लोग हैं, उनके खिलाफ एक वातावरण खड़ा करने की राजनीति राहुल गांधी तय कर रहे हैं। ये गंभीर और महत्वपूर्ण बात है। जी, एक बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या शुरू कर दी है नई लड़ाई इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि राजनीति जो है उसी के इर्द गिर्द दिखाई देती है। सियासी लड़ाई में कौन आगे कौन पीछे, कौन कौन सा दांव खेल रहा है, ये सब कुछ समझना ज़रूरी है। और इसमें राहुल गांधी ने जो एक दांव खेला है
या उनकी ये प्रवृत्ति है कि माफ़ी नहीं मांगना है, सच का साथ देना है, और वही वो दिखा भी रहे हैं। उन्होंने हलफनामा दायर करके साफ साफ कह दिया है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, इसके बाद कई राज्यों में चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव भी है, उस पर क्या असर पड़ते हुए आप देखते हैं इस फैसले में जो भी आए, लेकिन राहुल गांधी के इस एक्शन का क्या रिएक्शन देखते हैं जनता के बीच आप? केरल के एक सांसद ने कर्नाटक में भाषण दिया और गुजरात के एक नेता को मिर्ची लगी जिसमें उसका नाम नहीं लिया गया था। वो नेता गया कोर्ट में और सजा एक ऐसे नेता पर हुई, उसके खिलाफ हुई, जिसने कहा डरो मत और माफी मत मांगो। आप देखिए, आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी को जितनी भी बार जेल हुई, उनमें से कई बार उन्हें आर्थिक दंड भी भरने के लिए कहा गया, लेकिन गांधी जी ने कहा कि मैं तो नहीं भरूंगा। एक बार एक जज ने गांधी जी से कहा कि तुम्हारी जेल की सजा माफ हो जाएगी अगर तुम 1 रुपया जुर्माना दे दो। तो गांधी जी ने कहा मैं 1 रुपया क्यों दूं, मैंने तो गुनाह किया नहीं है, तो मैं नहीं दूंगा। तो एक नजीर ये जो पेश होगी कि राहुल गांधी जो कहते हैं कि डरो मत, अगर वो माफी मांग लेते हैं तो डरो मत वाली बात पर भरोसा लोग नहीं करेंगे। अभी लोग भरोसा करेंगे कि डरो मत, अगर आप सच्चे हो तो डरो मत। और ये नजीर बनेगी उन लोगों के लिए भी जो हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अगर राहुल गांधी को सजा होती है तो नई धारणाएं देश में बनेगी कि नेताओं के खिलाफ, चोरों के खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा कि देखिए उन्होंने उसे चोर क्यों कहा। तो ये सारी बातें होगी। मुझे लगता है कि राजनीति जिस तरह जाएगी, राहुल गांधी की छवि और निखरेगी। और राहुल गांधी ने जो राजनीति की है वो पद की राजनीति नहीं है। ये बात उन्होंने इंडिया के गठन के वक्त भी कही। उन्होंने अपने आप को किसी भी राजनीतिक पद के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए बाहर कर दिया, जबकि देश के कई लोग नारे लगाते कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी, लेकिन उन्होंने इस बात को बाहर कर दिया। लालू प्रसाद यादव जैसे लोग कह चुके हैं कि आप दूल्हा बनो, लेकिन राहुल गांधी उससे अलग हट गए। तो एक नई राजनीति शुरू होगी, जिस राजनीति का मतलब केवल चुनाव नहीं होगा। इस राजनीति का मतलब होगा बदलाव, और समाज में सकारात्मक बदलाव हो, ये राजनीति शुरू होगी। मुझे लगता है कि इसके अच्छे नतीजे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे। राजीव जी, अच्छे नतीजे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। लेकिन जेपी सिंह साहब, आपको क्या लगता है, जरा आपसे समझूं कि कोर्ट में क्या हो सकता है, आप क्या समझते हैं? देखिए, देश में अगर संविधान और कानून का शासन है और उसके अनुसार फैसला होता है तो राहुल गांधी पे जो अपराध बनता नहीं है उस पर उनको दंड कैसे मिल सकता है? राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में क्षमा याचना नहीं दाखिल की है। राहुल गांधी ने मेरिट के आधार पर मामले को स्टे करने के लिए जो है एप्लीकेशन डाली है। उन्होंने क्योंकि अभी मेरिट पर तो वहां हाईकोर्ट तक से जो है डिसाइड नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर तो आप कुछ कर नहीं सकते। इसके 2 भाग हैं केस के, एक अभी सजा पर स्टे और मेरिट पर जब पीछे फैसला आएगा तो फिर एक नए से सुनवाई होगी। यहाँ रास्ता राहुल गांधी के पक्ष में हो या भुवनेश मोदी के पक्ष में हो, किसी के लिए रास्ता बंद नहीं है, क्योंकि अभी मेरिट से फैसला नीचे से ऊपर तक के कोर्ट में आना, बाकी अभी तो केवल सजा पर रोक का मामला है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, राहुल गांधी ने क्षमा याचना नहीं की है। राहुल गांधी की क्षमा वाली बात तो हाईलाइट हो गई, लेकिन जो असली बात है, उन्होंने कहा है कि बिहार में मोदी नाम का कोई समुदाय या समाज नहीं है, इसलिए समग्र रूप से मोदी समुदाय को बदनाम करने का अपराध बनता ही नहीं है। इस मामले में कानून की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल हुआ है और इस मामले में दोष सिद्ध बनती ही नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे कानून की प्रक्रिया के गलत इस्तेमाल की बात कही है। अब अगर सवाल है कि अपराध, आप कहीं क्षमा मांगते हैं तो आप कहीं न कहीं परोक्ष रूप से अपराध की स्वीकारोक्ति कर रहे होते हैं। राहुल गांधी ने भी जो अपने कैडर से कहा कि डरो मत और माफी मत मांगो, इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर तुम कुछ गलत काम नहीं करते, अगर आंदोलन करते हो, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अगर किसी भी मसले पर जन आंदोलन होता है और उसमें हिंसा नहीं होती तो जन आंदोलन करना जनता का लोकतंत्र में अधिकार है। हाँ, अब उसमें हिंसा होती है तो फिर वो अधिकार का मिसयूज वाले मामले में आता है। अगर खाली आप आंदोलन करते हैं तो ये कोई अपराध नहीं है। और व्यक्ति की स्वतंत्रता में भी
अगर आप किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करते हैं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं भी है कि भाई आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि रिकॉर्ड में कोई मोदी समाज या समुदाय नहीं है। मोदी उपनाम विभिन्न जातियों के अंतर्गत आता है और केवल मोदी वणिका समाज या मोदी घाटी समाज ही अस्तित्व में है गुजरात में। तो इसलिए ये जो है क्या कहते हैं अपराध बनता ही नहीं है। उन्होंने इस मेरिट पर जो है मुकदमा किया है और यहाँ फिर मैं कह रहा हूं दोनों के रास्ते बंद नहीं होंगे। अगर राहुल गांधी को स्टे मिल जाता है तो अभी जो मेरिट पर फैसला नीचे से ऊपर तक आने वाला है वो गुजरात में होगा और फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक भी आ सकता है। तो ये अभी सेकेंड लाइन अलग है। तो कहने का मतलब है कि ये मामला अच्छा उन्होंने अपनी जो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाली केवल स्टे की डाली है, उन्होंने केस को खत्म करने की नहीं डाली है। उन्होंने केवल जो 2 साल की सजा है उसकी स्टे पे डाली है कि भाई जब मेरिट में नीचे से फैसला आएगा तो आप फैसला कीजिएगा कि मैं दोषी हूं कि नहीं हूं। अभी फिलहाल इसकी वजह से हम मुझको जो कि मेरा अपराध भी नहीं है और मुझे इस तरह का राजनीतिक नफा नुकसान हो रहा है, ये मामला है। जी मामला जो है वो बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं है, सीधे शब्द में कहूं तो जैसे जेपी सिंह साहब कहते हैं यहाँ केस चल रहा है वो पीछे से चलता आएगा और जब केस आगे बढ़ेगा उसको वो कहां तक आगे बढ़ता है ये देखना होगा। लेकिन साथ साथ अभी स्टे का मामला है। राहुल गांधी ने स्टे के लिए अर्जी लगाई थी लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जहां खारिज हो गई और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अगर यहाँ स्टे मिल जाता है तो राहुल गांधी संसद में इसी सत्र में भी पहुंच सकते हैं अगर फैसला 11 तारीख से पहले आ जाए तो। जी जेपी सिंह साहब, इसमें भी उनके पास ये देंगे, अब इनकी तरफ से जाएगा कि साहब हमको सुप्रीम कोर्ट ने हमारे उसको स्टे कर दिया इसलिए हमारी सदस्यता बहाल की जाए, तो फिर ये ओम बिरला जी जो स्पीकर है उनके पाले में जाएगी गेंद, या सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से कहे कि स्टे दिया जाता है और इनकी सदस्यता तत्काल बहाल हो, या तो स्पेसिफिक आदेश हो और नहीं तो फिर वो ओम बिरला के पाले में जाएगी। फिर ओम बिरला उसमें निर्णय करेंगे कि सदस्यता बहाल होगी कि नहीं, और हो सकता है कि सत्र के बाद वो निर्णय करें। जी जी बिल्कुल, ये सब उनके हवाले होगा। ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके हवाले होगा। लेकिन बहुत कुछ होना है अभी और यहाँ से राजनीति जो है वो एक दूसरी दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ राहुल गांधी खुद कहते रहे हैं कि डरो मत, दूसरों को ये नारा देते हैं। और दूसरी बात जो माफ़ी नहीं मांगूंगा वो खुद भी वो सामने, और यहाँ से एक अलग राजनीति शुरू होती है। ज़रा समझना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी, अमलेंदु जी आपसे समझना चाहता हूँ कि राहुल गांधी की एक नई सेना तैयार हो रही है। देखा जाए तो सेना से मतलब ये है कि उनकी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसमें जो युवा हैं, अभी 2 दिन पहले आपने देखा यूथ कांग्रेस के वीवी श्रीनिवास हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। कोरोना काल में उन्होंने काफ़ी चमत्कारिक काम किया, आप सब ने देखा, हम सब ने देखा। और उसके अलावा अब NSUI जो है उसके मुखिया के तौर पे बैठा दिए गए हैं JNU के फायर ब्रांड नेता, टुकड़े टुकड़े गैंग का उनके ऊपर चस्पा कर दिया गया था नाम तमगा। और अब भी राहुल गांधी ने दोनों अलग अलग नेताओं से मुलाकात नहीं की बल्कि बैठक की है, और आने वाले समय में युवाओं को कैसे जोड़ा जाए उस पर भी इन लोगों की खूब चर्चा हुई है। ज़रा यहाँ से समझना चाहता हूँ कि क्या अमलेंदु जी राहुल गांधी एक दूसरी दिशा में कांग्रेस की राजनीति को भी लेके जा रहे हैं? देश की राजनीति में तो वो सारी बातें कह ही रहे हैं, कांग्रेस की राजनीति को आप किधर देख रहे हैं? खड़गे साहब की अपनी राजनीति है और बहुत ही तालमेल के साथ खड़गे साहब और राहुल गांधी दोनों, क्योंकि कल राहुल गांधी गोवा में थे, आज दोपहर गोवा से लौट आए और शाम को वो बैठक कर रहे थे। तो आप देखिए हर बैठक में खड़गे साहब के बगल में, मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में राहुल गांधी आपको दिखाई देंगे। तो क्या जो अंदर खाने चल रहा है, जरा आपसे समझूं क्या कुछ चल रहा है? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस की ओवरऑल जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग एक तरीके से हो रही है और कांग्रेस को बाकायदा एक राजनीतिक दल जो बनाए जाने की तैयारी हो रही है, बनाया जा रहा है। बीच बीच में जो कांग्रेस के अंदर गड़बड़ियां होती रही और कोई वैचारिक जो है वो कहा जाए कि एक तरीके से शक्ल जो है वो कांग्रेस नहीं ले पाई, इसकी खामियाजा जो है कई बार कांग्रेस को भी भुगतना पड़ा, इस देश को भी भुगतने पड़े। तो राहुल गांधी अब कांग्रेस को वैचारिक तौर पे काफी ज्यादा मजबूत कर रहे हैं और एक विचारधारा की लाइन जो है वो तय कर रहे हैं कि कांग्रेस इस नीति पर चलेगी। अब जो कांग्रेस निकल करके आएगी राजीव जी, इस चुनाव के बाद कह लीजिए या 2 साल के बाद कह लीजिए, जो शेप लेगी,
वो फिर कांग्रेस की विचारधारा वाली जो राजनीति है वो एक लंबे समय तक के लिए कांग्रेस की राजनीति तय कर देगी कि इस रास्ते पे कांग्रेस को चलना है। सरकार बनती है, नहीं बनती है, कब बनती है, कैसे बनती है, वो सब अलग के मसले हैं, लेकिन कांग्रेस की राजनीति किस रास्ते पे जाएगी, किन मुद्दों पे जाएगी और क्या उसकी नीतियां होंगी, ये सब जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे राहुल गांधी एक शेप जो है वो दे देंगे। और निश्चित तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का लंबा अनुभव और मल्लिकार्जुन खड़गे की भी वही वैचारिक नीति जो राहुल गांधी के साथ मेल खाती है, उसका दोनों का समन्वय जो है वो कांग्रेस को काफी कुछ आगे लेकर के जाएगा। दूसरी बात राजीव जी ये है कि इससे पहले जब राहुल गांधी को कांग्रेस में आगे बढ़ाने की कोशिशें होती थी तो जो ओल्ड गार्ड्स थे वो बहुत ज्यादा हमला हो जाया करते थे और एक तरीके से जो राहुल गांधी के खिलाफ साजिशें थी वो शुरू हो जाती थी, जो पिछले दिनों काफी लंबे समय तक देखी गई। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब जो ओल्ड गार्ड है कांग्रेस का वो खुद जो है वो एक साया बन करके राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है। राहुल गांधी भी जो है उसके पीछे पीछे जो है एकदम बिल्कुल तन करके खड़े हुए हैं। तो यहाँ भी एक समन्वय है नई और पुरानी पीढ़ी के बीच, वो जिस तरीके से कामयाब हुआ है कांग्रेस के अंदर जाकर के, मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल में बहुत लंबे समय के बाद बहुत कम देखने को मिलता है जो कांग्रेस में इस समय देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी जी आए और अडवाणी जी को उन्होंने धक्के मार के बाहर किया एक तरीके से मुख्य धारा की राजनीति से, तो किस तरीके से नई और पुरानी पीढ़ी के बीच का अंतर्द्वंद देखने को मिला। आज भी भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से पुरानी पीढ़ी के लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है या बाहर किया जा रहा है, मार्गदर्शन मंडल में पहुंचाया जा रहा है, और किस तरीके से जो नए लोग आ रहे हैं वो किसी विचारधारा से जुड़कर के नहीं आ रहे हैं। कोई ठेकेदार है, कोई व्यापारी है, कोई कुछ है, जिसके पास पैसे आ गए हैं वो आकर के टिकट लेता है और पार्टी में आगे बढ़ जाता है। इस तरह की जो चीजें हो रही है, तो आज भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के रूप नहीं रह गई है, जबकि कांग्रेस जो है पार्टी के रूप में, एक राजनीतिक दल के रूप में जो है वो अब लामबंद हो रही है। तो ये एक जबरदस्त अंतर मुझे लगता है कि कांग्रेस की राजनीति में देखने को मिलेगा। अब जहां तक युवाओं का सवाल है राजीव जी, देखिए युवा जो थे उन्होंने ही इस भारतीय जनता पार्टी को 2014 के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट दिया और इनकी एक आशाएं थी कि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वायदे कर रहे हैं उनको शायद पूरा किया जाएगा और युवाओं के दिन सुधरेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से प्रधानमंत्री की नीतियों ने युवाओं को निराश किया है और बल्कि कहा जाए कि उनकी जो आशाएं थी उनको तुषारापात किया है, उससे अब युवाओं को लगने लगा है कि राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं और राहुल गांधी जिस तरह की बातें करते आए हैं अब तक, वो बातें सही साबित होती नहीं है। तो इसलिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं निश्चित तौर पर कांग्रेस उस पर आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी और कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं उनको लागू किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की राज्य सरकारों ने जो राहुल गांधी वायदे किए उन्होंने चुनाव से पहले उनको लागू किया है, तो जाहिर तौर पे लगता है कि राहुल गांधी आज जिस तरीके से जनता के बीच जाकर के समस्याएं सुन रहे हैं, लोगों का दुख दर्द जानने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरीके से कहा जाए राजीव जी कि वो गालिब का शेर है कि वो धर का फकीरों का हम भेष गालिब तमाशा अहले करम देखते हैं, तो वो फकीरों का भेष भले ही ना बनाए हो लेकिन वो तमाशा अहले करम जरूर देख रहे हैं। वो सब कुछ देख रहे हैं कि दुनिया चल कैसे रही है और भारत के सामने समस्याएं क्या है, उन समस्याओं का निदान किस तरीके से किया जाना है। तो जो कांग्रेस की नीतियां तैयार होंगी वो सरकार में आने के बाद भी और सरकार में आने के लिए भी मुझे लगता है कि उसमें राहुल गांधी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी और कांग्रेस जो है वो बिल्कुल समझा जाए तो मुकम्मल राजनीतिक दल के तौर पर सामने आएगा जी, एक मुकम्मल राजनीतिक तौर पर। और लेकिन क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपसे। एक गंभीर चुनौती यहाँ दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, क्योंकि आप देखिए कर्नाटक के बाद तो ऑब्जर्वर ने लिख दिया कि अब मोदी मैजिक नहीं चल रहा है, मोदी जी का करिश्मा नहीं चल रहा है। लेकिन उसके बाद जो कुछ हो रहा है देश में, मणिपुर भी है, हरियाणा भी है, और आज ही सुबह मोदी जी ने एनडीए के लोगों के साथ बैठक की और उसमें उन्होंने ये कह दिया, अपने लोगों को खासकर कहा है कि राम मंदिर का मैजिक नहीं चलने वाला, इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए। राम मंदिर के बारे में भी हम लोग बात करते हैं बहुत, और ये कहते हैं कि इसी साल, अगले साल जनवरी में इसका उद्घाटन है और उद्घाटन के लिए भी समय मांगा गया है 14 से 26 तारीख तक के बीच में, 14 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राम मंदिर अयोध्या में जो बन रहा है उसके उद्घाटन के लिए समय मांगा गया है। इसका मतलब है कि वो राम मंदिर का जो भी इस बारे में सत्यपाल मलिक साहब भी कई बात कह चुके हैं। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कहते हुए सुने गए अपने लोगों को कि राम मंदिर का मुद्दा अब पुराना हो गया है। और ऐसे में राहुल गांधी की राजनीति
माफ़ी नहीं मांगने से लेकर के भारत जोड़ो यात्रा, इंडिया, क्योंकि आज इंडिया नाम की चर्चा भी खूब रही अंदर सदन के अंदर, और अमित शाह जब भाषण दे रहे थे, जब अपनी बात रख रहे थे दिल्ली बिल पे जो पास हो चुका है लोकसभा से, उस समय भी इंडिया का जिक्र कर रहे थे। नेहरू, अंबेडकर और पटेल की बात तो कर ही रहे थे। कैसे देखा जाए? क्लोजिंग कमेंट। राजीव जी देखिए, कई तरह की चीजें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी जो है वो दोनों ही मामले में एग्जाम्पल सेट करने जा रहे हैं। माफी न मांग के उन्होंने एक तरह से उनका जो अपना वाक्य था डरो मत, उसको उन्होंने इंप्लीमेंट करके लोगों को दिखा दिया है कि मैं माफी नहीं मांग रहा हूं, और जैसा मैं नहीं डर रहा हूं वैसे ही आप भी मत डरिए। दूसरी बात, अगर उनको जेल हो जाती है तो अगर मान लीजिए, ये बहुत हाइपोथेटिकल हम कह रहे हैं, एक बहुत ही रिमोट अगर हमें माने कि उनकी सजा बरकरार रहती है या जेल चले जाते हैं, तो भी निश्चित रूप से वो एक एग्जाम्पल वहां भी वो एक सेट कर रहे हैं। और ये जो आदर्श के रूप में जाएगा लोगों के पास, यूथ के पास जाएगा। और एक आपको पता होगा कि कुछ समय पहले भी राहुल गांधी ने जो यूथ विंग है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश की थी, लेकिन जो पुराना जो लोग बैठे थे, पुराने जो थे, जो अपने हाथ से कांग्रेस के अंदर अपना महत्व खत्म नहीं होने देना चाहते थे, वो लोग बार बार जो है उसको कभी भी यूथ को आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। लेकिन पिछले कुछ समय से एक ऑटोमेटिक छटनी हुई है। बहुत सारे लोग या तो एक्सपोज हो गए हैं या बहुत सारे लोग कांग्रेस से छोड़ के अलग चले गए हैं, जो कांग्रेस में केवल फायदा उठाने के लिए बैठे हुए थे। तो इस समय राहुल गांधी के पास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वो अपने तरीके से मोल्ड भी कर सकते हैं और अपने तरीके से सामने ले जा सकते हैं। दूसरी बात कि जो लगातार पिछले कुछ समय से जो बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के पास दिक्कतें हैं, बहुत सारी दुश्वारियां हैं, उसके अलावा शिक्षा का जो स्तर है, अब लोगों को समझ में आने लग गया है कि इस तरीके की जो चीजें हैं ये कोई बहुत लंबी नहीं जाने वाली है। देखिए 2014 में जो 18 साल 19 साल का जो लड़का था, आज वो लगभग 29-30 साल की उम्र में पहुंच चुका है, और आज वो जान रहा है कि मेरे पास तो कोई जॉब ही नहीं है। मैं पिछले 10 साल मैंने जो है वो केवल राम मंदिर के नाम से और फेसबुक पे ये स्टेटस डाल के कि सेल्फी विथ भैया जी फीलिंग वेरी हैप्पी वाले जो स्टेटस डाल के उसने अपना 10 साल जो है पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया है। तो आज वो रियलाइज करेगा, लेकिन उसके सामने ऐसा विपक्ष में कोई भी दूसरा नेता नहीं था जिसके साथ वो चल सके। राहुल गांधी ने ये साबित किया है। एक लंबी उनके, हम इसकी बार बार चर्चा भी करते रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा रिपीट करना इसलिए जरूरी है कि उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली, उसमें बिना कोई अपने पार्टी के लिए कोई चंदा लिए बिना या बिना किसी पर्ची, सदस्यता की पर्ची काटे बिना, उसने लाखों लोगों को अपना सदस्य बना लिया है। देखिए कल वो जब आजादपुर मंडी गए थे तो वहां पे एक सब्जी वाले ने कहा कि देखिए कोई तो है सरकार में न हो, लेकिन दिल्ली में कोई ऐसा नेता तो है जो सुबह 5 बजे उठ के हमारे पास आ रहा है और बैठ को देख रहा है। ये स्विगी या जो दूसरे जो डिलीवरी बॉयज हैं, ये कौन है? वो वही लोग हैं जो उनकी उम्र 25 से 30 साल 32 साल 35 साल की है। वो आज रियलाइज कर रहे हैं कि किसी के साथ कोई तो ऐसा है जिसके पीछे हम जा सकते हैं। तो धीरे धीरे, और उसके अलावा अगर इनको ये रियलाइजेशन हो गया कि हमें राम मंदिर से अब कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने जा रहा है, तो ये बहुत सही उनको इल्म हुआ है मोदी जी को। देखिए राम मंदिर नहीं बना रहता तो शायद उसका फायदा वो और उठा सकते थे, लेकिन अब शायद ये गलती उनसे ये हो गई है कि उन्होंने सारी चीजें तो बना दी, राम मंदिर भी बना दिया, विश्वनाथ कॉरिडोर भी बना दिया, महाकालेश्वर को भी उन्होंने डेवलप कर दिया। ये अलग बात है कि वहां की जो मूर्तियां हैं वो एक तूफान भी नहीं झेल सकी और एक्सपोज हो गए। तो एक तरह से अब राहुल गांधी जो उतरेंगे, अगर वो जेल में भी रहते हैं या जेल के बाहर रहते हैं, दोनों ही सूरतों में वो निश्चित रूप से मोदी के सामने बहुत बड़ा संकट पैदा करेंगे। अब लोग कंपैरिजन भी करने लग गए हैं। हालांकि लोग कंपैरिजन करते समय नहीं सोच रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो अभी संसद से बाहर है, वो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। लेकिन आज आप कहीं भी सर्वे करा लीजिए तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं उनके नजदीक आते दिख रहे हैं। एक और चीज हो रही है, लगातार जो सर्वे आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है वो, उसका जो एनडीए है, जो कुनबा है 38 लोगों का, वो कुनबा जो है 26 पार्टियों के कुनबे से कहीं कहीं बहुत ज्यादा हल्का है, वो शायद ही जीत पाए। अब बहुत सीटों का नुकसान तो हम बार बार कैलकुलेट भी करते आ रहे हैं, और अभी जितने तरह के सर्वे आप देख लीजिए, जितने तरह के सर्वे, सभी जगह बीजेपी जो है वो निश्चित रूप से हारती भी नजर आ रही है या कमजोर होती नजर आ रही है। ये सारी चीजें अब रियलाइज करेंगे लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से ये जो राहुल गांधी ने जो लड़ाई शुरू की है वो एक नई तरह की लड़ाई है। उसमें
पुराने लोगों का अपने उनके अंदर, पार्टी के अंदर सफाया हो जाएगा, यूथ को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और राहुल गांधी रहे चाहे मत रहे, एक वैसे ही लोग तैयार हो रहे हैं, एक कैडर जो है वो नया हो रहा है। जैसे 1942 में महात्मा गांधी के जेल में चले जाने के बावजूद 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चलता रहा, वैसे मुझे लगता है कि ये जो है मोदी के खिलाफ जो है लड़ाई के लिए एक बहुत बड़ा जो कैडर है वो खड़ा हो जाएगा। वो हो सकता है कांग्रेस की सदस्यता ले चाहे न ले। राजीव जी जी, कांग्रेस की सदस्यता की बात, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि राहुल गांधी की जो अर्जी है उस पर सुनवाई कल, और सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला आता है इस पर नज़रें सबकी टिकी हुई हैं, निगाहें लगी हुई हैं। उससे पहले जो कुछ दस्तावेजीकरण था वो हो चुका है, हलफनामा पेश कर चुका है, दोनों पक्ष अपने अपने ढंग से कर चुके हैं। और उसके बाद अब कल सबको इंतज़ार है कि कोर्ट से क्या फ़ैसला आता है या कोर्ट कब फैसले की घड़ी मुकर्रर करता है। वो सब हम आपको कल बताएंगे जैसे खबर आएगी, और कोशिश करेंगे कि आपके बीच हम कोर्ट जब उधर लगे, जब इस पर सुनवाई हो, तब हम आप तक पहुँचें और पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुँचाएँ। कल दिन में हो सकता है कि हम आप तक ज़रूर आएंगे। कुछ आप लोग जोड़ना चाहते हो अगर तो प्रशांत जी। सिर्फ एक ही बात मैं दोहराऊंगा जो मैंने पहले कहा कि अदालतों का एक प्रोसेस है जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है। कोई राजनीतिक पार्टी ये तय नहीं करती है कि ये बेंच कौन सी बनेगी, कौन चीफ जस्टिस होंगे। ये जो दीवारें हैं भारत के लोकतंत्र की, ये लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब दीवारें बनी रहेंगी। और अगर कोर्ट, क्योंकि ये फैसला राजनीतिक है, राजनीतिक मंशा से राहुल गांधी के ऊपर डाला गया है, तो मुझे यकीन है कि कोर्ट ऐसा कुछ नहीं करेगी कि ये दिखे कि अदालत जो है भारत के लोकतंत्र की प्रोसेस में हस्तक्षेप कर रही है। क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है उसके केंद्र में राहुल गांधी है, इस वक्त विपक्ष की राजनीति के केंद्र में राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी की राजनीति को धक्का देना अदालत से, ये मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई हस्तक्षेप न्यायपालिका की तरफ से होना चाहिए, और यह होगा भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हस्तक्षेप होना नहीं चाहिए, होगा भी नहीं। और देश के कानून पर और न्यायपालिका पर, दोनों पर भरोसा है और होना भी चाहिए कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर संविधान या देश कैसे चलेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि देश को चलाने के लिए जो 3 प्रमुख अंग हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये तीनों को बहुत ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। और सबको भरोसा न्यायपालिका पर सबसे ज़्यादा है, सबसे ऊपर न्यायपालिका, और वहीं जाकर के लोग थोड़ा एक उम्मीद की जो सीढ़ी है वो चढ़ते हैं। इस कार्यक्रम को समाप्त करूं उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जेपी सिंह साहब आपको, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपको, प्रेम कुमार जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए। हमारे साथ लगातार आप तमाम साथी बने हुए हैं। सैयद अब्दुल मुगनी साहब हैं, DB लाइव पैनल वाले को नमस्कार।